हौसला है इनमें, ऐसे लोगों जो परिस्थितियों से हार मानकर बैठ जाते हैं, टूट जाते हैं। सानंद वर्मा, आप वर्मा है, वर्मा यानी श्रीवास्तव कायस्थ। सानंद वर्मा एक उम्मीद का नाम है, कुछ कर गुजर जाने का जुनून का। क्या बात है। सुना है कि हर 6 महीने में घर बदलना पड़ता था, कई बार शहर भी बदलना पड़ता था। क्या कारण होता था उसका? कारण ये था कि किराए के मकान में रहते थे और पिताजी जब किराया नहीं दे पाते थे तो मकान मालिक हमको धक्के मार के भगा देता था। ये तो अभी भी कहानी, बेचारे स्ट्रगलर आर्टिस्ट बोलते हैं, सर हम खार के स्टेशन पे से सोए हैं सर, हमारे पैसे हमारे को उठा के फेंक देते थे वो लोग, ऐसे करते। ये तो आज की समस्या है जी। स्पेशली अगर आप मुंबई में आके रहो तो बहुत बड़ी समस्या, घर मिलना। तो ये जो घटनाएं हैं ये दिल्ली और पटना की। तो पर वो जगह बदलने में दिल्ली पटना के पीछे, मुंबई नहीं, बम्बई नहीं, दिल्ली और पटना के पीछे। तो दिल्ली में भी ऐसा होता है? हाँ, आप भाड़े में रहो और भाड़े का पैसा नहीं हो तो भगा देते। बिल्कुल, और क्या करेंगे, यही करेंगे। बिहार में भी जी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सर। हाँ, है तो यूनिवर्सल। मेरा घर है, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करूँ? अरे जाना किसी और को देता हूँ मैं। ये बात तो है सर, मैं मान गया आपकी बात। पर घर बदलना से जुड़ा ही कोई पिताजी का किस्सा आप बताते हैं, कैसे पिताजी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो भी चंदा इकट्ठा करने के लिए, कैसे आप माइक लेके अनाउंसमेंट करते? वो असल में मेरे पिताजी जब दिल्ली से हम निकले थे दोबारा, यानी जब मेरी उम्र तकरीबन 7.25 साल की थी, 8 साल, तो हम दिल्ली से निकले और सबसे पहले पिताजी गांव गए अपने, जो कि पूर्वी चंपारण ज़िले में एक गांव पड़ता है, रामनगर नाम है उसका। तो वहाँ पे मेरे पिताजी के 3 और भाई थे। तो मेरे पिताजी की जो पैतृक संपत्ति थी उसको हथिया लिया था मेरे चाचाओं ने। हाँ, तो उस पर कब्जा करने के लिए पिताजी सबसे पहले तो गांव गए और वहीं वो लड़ना चाहते थे। हाँ, ताकि उनके हक की जो ज़मीन थी वो मिल जाए। हाँ, वैसे भी गुर्बत के शिकार थे बेचारे, तो जो मिले वही। तो उस चक्कर में बेचारे गए वहाँ और वहाँ पे उन्होंने चुनाव लड़ा, मोतिहारी ज़िले से एमपी का चुनाव लड़ा, निर्दलीय। एमपी का? हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। हाँ, और उस समय उनका था साइकिल छाप। हाँ, साइकिल छाप था उनका। और माँ को उन्होंने बोला था कि मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ ताकि जितने महीने तक मैं चंदा इकट्ठा करूँगा कविता सुना के चुनाव के नाम पे, तो अपना थोड़ा घर चलेगा, घर चलेगा। हाँ, तो इस चक्कर में उन्होंने चुनाव लड़ा था। नेचुरली हार गए होंगे, नेचुरली जमानत जब्त हो गई थी उनकी। तो मुझे याद है बचपन में मैं कैसे प्रचार करता था एक साइकिल रिक्शा पे। तुम्हारे पे डिपेंड करता है, माइक लेके। हाँ, तो साइकिल रिक्शा पे बैठ के मोतिहारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार महाकवि राजनारायण वर्मा को भारी मतों से विजयी बनाएं और साइकिल की सवारी करें। क्या बात। और मेरी माँ रात के 2 बजे निकलती थी और दीवार पे लिखती थी राजनारायण वर्मा को वोट दें। हाँ, रात के 2 बजे निकलती थी। उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। माँ का तो इलेक्शन बहुत बड़ी बात है। मेरे भाई को भी मैं इलेक्शन में लड़ता था, मैंने ऐसे बीएससी के एग्जाम मिस कर गया। जी। मैं भी माइक लेके घूमता था वहाँ मरीन ड्राइव एरिया में, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन। माँ का मेरे सर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। माँ का बहुत। हाँ, उन्होंने ज़िंदगी में यानी बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ झेला है, बहुत ज़्यादा। यानी ऐसी हालत में तो होगा जब पैसे की घर में, तो खाना तो उन्हीं ने खिलाना होता है। जी। जिम्मा तो अल्टीमेटली माँ क्या देगी, आज क्या खिलाओगी। हाँ, इसीलिए मैं दिन भर में कम से कम 6 बार माँ का पैर छूता हूँ। ओह, ये बात बहुत अच्छी। हाँ, और उसको अपना भगवान मानता हूँ मैं। बहुत अच्छी। मैं अभी है दोनों जिंदा? जी, दोनों है। पिताजी तो नहीं है। पिताजी नहीं, माँ है। नहीं, माँ की तो देखो, माँ ही होती है जो हर चीज़, दुख, सर्दी, गर्मी, चिंता, सुख सब सहन करती है, बच्चों तक नहीं पहुँचने देती। यानी सर कोई ऐसा कष्ट नहीं है जो मेरी माँ ने नहीं उठाया मुझे पालने के लिए। क्या बात। कोई भी ऐसा कष्ट नहीं है। यानी कई ऐसे कष्ट हैं जिसका जिक्र मैं नहीं कर सकता, पर वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई हैं। मैं सोचता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ, तो इसलिए मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस इतना बताऊँगा कि उन्होंने कोई कष्ट ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं उठाया अपने बच्चों को पालने के लिए। तो इसीलिए मैं अपनी माँ को अपना भगवान मानता हूँ। मानते रहो। मैं तो बोलता हूँ माँ ही सबसे बड़ी बात होती है। जो लोग माता पिता की कदर नहीं करते, आजकल जाके बूढ़े आज वृद्धाश्रम में छोड़ कर आते, लानत है उन लोगों जिन्होंने, जिस बाप और माँ ने आपको जन्म दिया है, आप उनके बारे में ये नहीं सोचते। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि आप बाप को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकल जाते हो। ये आज का बाहर की संस्कृति हमारे अंदर सेंध मार के घुस रही है धीरे धीरे। आपको भी बहुत से वृद्धाश्रम मिल जाएंगे, तो उसमें अगर आप जैसे लोग हैं तो सीखिए साहब, सीखिए इनसे। इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी अपनी माँ के बारे में ये कहते हैं कि मैं माँ के 5 बार पैर छूऊँ। कौन करता है सब? आप कोई नहीं करता। आजकल
माँ बाप को छोड़कर बच्चे आते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, मॉडल बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए। माँ फिक्र मत कर, मैं बड़ी बच जाऊंगी। अल्टीमेटली माँ को कांटेक्ट नहीं करती, उधर ही उधर घूम घूम के एंड में सुसाइड तक कर जाती है, लेकिन घर वालों को नहीं पूछती क्योंकि उसको शर्म है कि मैं घर से भाग कर आई हूँ। साहब, घर से बड़ा कोई नहीं है, सोशल मीडिया से बुरी चीज़ कुछ नहीं है। ये जितने भी सब्सक्राइबर आप लेके बैठते हो, मेरे 13 लाख है, किसी के 25 लाख है, किसी का करोड़ सब्सक्राइबर है, सर उनकी शक्ल तक नहीं देखते आप, सब अंगूठे देखते हैं आप, सर ऐसा कि ऐसा, सर आप अच्छे हैं, सर आप ग्रेट दिख रहे हैं। आप कभी दुख सुख में उनके साथ नहीं बैठोगे। जो आप माँ बाप भाई बहन दादा दादी दोस्त, आपकी बहन, आपके उनके साथ बैठना, यही रियल लाइफ है। तभी मैं कहता हूँ वर्चुअल मीडियम से निकलकर रियल लाइफ में। बिल्कुल, और आप अभी भी रियल लाइफ में हैं। एब्सोल्युटली सर। मैंने आपको एक सवाल पूछा कि तुम भी मॉडलिंग करते थे? बोला अरे साहब मेरा तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम जा रहा, मैं तो। अच्छा, तो आपने क्या ये खानदानी नाता था विज्ञापनों से? विज्ञापनों से खानदानी नाता नहीं होगा था, ही नहीं, आपके पर मैंने father जब था। पर मैंने जब फुल टाइम प्रोफेशनल एक्टिंग की शुरुआत की तो उसके पहले मैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। आई वाज हेड ऑफ ऑन एयर प्रमोशंस, और वहाँ पर मुझे कई ऐसे लोग मिलते थे जिनको कि मैं आउटसोर्स करता था अपना काम। तो यानी क्योंकि मैं ऑन एयर प्रमोशंस में था तो मैं उनको आउटसोर्स करता था। तो आज की डेट में बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वो लोग। तो जब मैंने फुल टाइम प्रोफेशनल एक्टिंग शुरू की तो फिर उनसे भी टच में आया। मैंने कहा यार काम वाम दो, तो उन्होंने मुझे ऐड देना शुरू किया। उनकी जिसको तुमने आगे बढ़ाया वो उसको हाँ, तुमको वो देने- मुझे जानते थे क्या बेचारे। बात है। तो इस हिसाब से तूने मतलब मोस्टली कॉर्पोरेट ऐड किया, इसका मतलब शुरू में नहीं, बड़े कंपनियों के कंपनियों के ब्रांड्स उनके products के हाँ, brand, पर वो सर ऐसा उन्होंने कोई यानी मेरा बाकायदा ऑडिशन मैं देता था, और यानी आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रगल कुछ इस ढंग का था कि मेरे पास इतनी क़ुव्वत थी कि मैं अमित शर्मा से जाके मिल सकूं, जो बधाइयों के डायरेक्टर हैं। उनसे मैं जाके अगर एक बार मिलूंगा तो वो मुझसे मिल लेंगे, है ना। मैं इतना है हाँ, मैं एक नॉर्मल स्ट्रगलर था, जैसे सारे एक्टर्स होते हैं वैसे ही मैं भी था, क्योंकि मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। मैं 2007 में मेरी सैलरी 40 लाख प्लस थी, हाँ 2007 में, और मेरे अंडर में 15 लोग काम करते थे। और 2009 जून में मैंने नौकरी छोड़ी। ओके, 2 साल बाद। जी 2 साल बाद। और मुझे बहुत सारे पैसे मिले थे प्रोविडेंट फंड के और इसके ग्रेचुटी वगैरह के। तो सारा पैसा मैंने अपने बंगले में लगा दिया, क्योंकि बंगला बहुत बड़ा था मेरा। और मैंने कहा कि मुंबई में 1 बेडरूम हॉल किचन लोगों का हो जाता है तो प्राउडली वो लोग सबको बोलते हैं मेरा तो इतना बड़ा बंगला है। पोटेंशियली मैं 10,000 स्क्वायर फीट का घर बना सकता हूँ उस पर, इतना बड़ा है वो। तो मैंने कहा मीरा रोड जैसी अच्छी जगह पे है तो इसको अपना बनाओ। तो मैंने सारे पैसे जो हैं उसी में लगा दिए, और उसमें मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे सर। यानी गाड़ी का EMI भरने के पैसे नहीं बचे और गाड़ी बेचनी पड़ी मुझे। और उसके बाद गया मैं विरार ट्रेन में बैठने के लिए, अंधेरी आना था मुझे ऑडिशन देने, पर मैं नहीं बैठ पाया विरार में, क्योंकि मुझे 9 साल से आदत थी लग्जूरियस लाइफस्टाइल की। तो मैं विरार में नहीं बैठ पाया, ट्रेन में, फिर बस में नहीं बैठ पाया। बस में एक बार सिर्फ बैठा, आया तो ऐसे नीचे गिर गया, घुटना छिल गया मेरा। तो मैंने कसम खाई कि मैं अब कभी भी बस में नहीं जाऊंगा, ना बस में जाऊंगा ना ट्रेन में जाऊंगा। अच्छा। और ऑटो के लिए या टैक्सी के लिए मेरे पास पैसे थे नहीं। तो सुबह 6 बजे उठा मैं और 25 किलोमीटर पैदल गया अंधेरी, हाँ 7 घंटे तक पैदल चला मैं। फिर 1 घंटे तक तो स्टोन्ड ऐसे बैठा हुआ है। फिर उसके बाद चेहरे पानी वानी मार के थोड़ी कटिंग चाय पी। वो इन्फिनिटी के सामने एक चाय की टपरी थी वहाँ पे। उसके बाद फिर थोड़ा स्ट्रेंथ गैदर किया। देख रहा हूँ एक बंदा बोल रहा है वो मैनेजर का उधर 39 में चल रहा है, मैनेजर का तू फिट है तू। और मैं किससे बात करता नहीं हूँ सर, बड़ा प्राइवेट टाइप का आदमी हूँ, पार्टी वार्टी में नहीं जाता हूँ। तो मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। तो उसने बोला जिसको मैनेजर कहा कि तू जाके वहाँ ट्राई कर। अब वो मैनेजर बंदा जो है उठ के जाने लगा, तो मैं उसको फॉलो करता था जाके आ रहा है। तब मुझे पता चला अच्छा ये 39 है, यहाँ पे ऑडिशन होता है। वहाँ पे 200 लोगों की लाइन है। तो जो बंदा है वो जब उसकी बारी, मतलब यानी कोई स्टूडियो था, 39 नाम था। हाँ 39 यानी वो गाला का नाम था। हाँ, गाला नंबर 39 वहाँ पर ये ऑडिशन चल रहे हैं। तो किसी ने कहा वहाँ पर देखो चल रहा है। हाँ, वो किसी से बोला उसने, मैंने सुना और मैंने उसको फॉलो किया। हाँ, मुझे नहीं, किसी और से मैं तो बात ही नहीं करता था किसी से। मेरे में हिम्मत ही नहीं रहती थी किसी से बात। वैसे भी मेरी आदत नहीं है, मैं लोनर टाइप का आदमी हूँ। मैंने बोला ना बचपन में ही बुढ़ा गया था मैं। मैं अकेलापन पसंद करता हूँ। तो उसको फॉलो करते हुए गया, तब पता चला अच्छा ये जगह है, यहाँ पे ऑडिशन दिया जाता है। ऐसी और भी बहुत सारी जगह मैंने एक्सप्लोर कर ली। और आप समझ लीजिए 6 महीने में सर मैं एडवर्टाइजिंग का स्टार बन गया मेरा। तो फिर तुमने ऑडिशंस दिए? हाँ, ऑडिशन दिए मैंने, बहुत सारे ऑडिशन। वो ऑडिशन देने की कला आती थी तो? हाँ, वो कला मुझे वो डर नहीं था एक्टिंग का? हाँ, वो डर नहीं था।